नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपालपीडिया पे। तो आज 5 अप्रैल 2022 है। आज 3 और 4 अप्रैल के दौरान घटित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले आज जान लेते हैं 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि भारत सरकार जो है मैरीटाइम ट्रेड जो है, जो समुद्र के माध्यम से व्यापार जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये 5 अप्रैल को क्यों चुना गया। तो आज ही के दिन यानी 5 अप्रैल 1919 को कोई पहला जो समुद्री पोत था, जो कि व्यापारिक समुद्री पोत था, और वो भारत के मुंबई से लंदन गया था गुड्स लेकर के। और इस पोत की खासियत ये थी कि इस पर पहली बार जो है भारत का फ्लैग था, यानी इंडियन फ्लैग था। इसीलिए इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। जो पोत गया था मुंबई से लंदन, उसका नाम क्या था? तो SS लॉयल्टी। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी जो है हाल ही में 3 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कुछ फसलों में जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाई करना इसको कहते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने कुछ फसलों में जीएम को छूट देने का आदेश जारी किया है। आपको बताना ये है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होता है उसका नाम क्या है। जो प्रचलित जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है? EPA, CRISPR, SD1 या SD2। तो इसका जो सही आंसर है वो है CRISPR। इसका फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट्स। इसका फुल फॉर्म थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको याद रखना है। पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं CRISPR। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जीन को एडिट किया जाता है। अब ये जीन एडिटिंग है, तो जीन एडिटिंग जानने से पहले जीन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीन एडिटिंग जो है ये फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी क्या होता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब आप में वो लक्षण का आना जो आपके पिताजी में लक्षण था, या फिर आपके माता में जो लक्षण था, या फिर आपके दादा में जो लक्षण था, उन गुणों का जो आप में, जिसके माध्यम से वो आप में आता है, उसी को कहते हैं जीन। ये इसी को क्या कहा जाता है? जीन। जीन की जो खोज किया गया था ये भारत के ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। अब ये जीन जो बॉडी सेल के अंदर जो होता है, तो ये जीन जो बना हुआ होता है ये किस चीज का बना हुआ होता है? उसको बोलते हैं DNA। इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जीन किसका बना होता है? DNA का बना होता है। और ये जीन जिस बॉक्स में रहता है या जिस हिस्से में रहता है उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। तो अगर किसी भी पेड़ पौधे या फिर व्यक्ति में इस जीन को एडिट कर दिया जाए, एडिट करने का मतलब होता है बदल देना, तो उस वस्तु, उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति काला है और उसमें अगर उसका जो काला वाला जिस जीन के वजह से ब्लैक है, उस जीन को अगर एडिट करके और वहाँ पे व्हाइट वाला जीन दे दिया जाए तो व्यक्ति का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इमीडिएटली तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है अगर इनिशियल स्टेज में ही कर दिया जाए तो इसी को कहते हैं जीन एडिटिंग। अब इसको कहाँ छूट दिया, ऐसा करने का छूट सरकार कहाँ दिया है? तो कुछ फसलों में। अब देखिए क्या होता है कि अगर इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन को एडिट करते हैं
तो उससे उस फसल का प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, उस फसल में न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा इसका असेसमेंट बाकी होता है। इसका असेसमेंट किया जा, जब तक उसको उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक उसका असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। और उपयोग भी एक दो दिन उपयोग करने से तो पता नहीं चल सकता है, कम से कम साल, 2 साल, 4 साल उसका उपयोग करेंगे लोग, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये जीन एडिटेड जो क्रॉप्स है इसके खाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको एकाएक सरकार छूट नहीं दे सकती है, इसलिए पहले धीरे धीरे, जैसे कि भारत में सबसे पहले किस में दिया जा रहा है, तो ब्रिंजल में यानी बैगन में, उसके बाद मस्टर्ड में, इसके बाद टोमेटो में जो है टेक्नोलॉजी को एडिट करने का, जीन एडिटिंग करने का परमिशन सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो ये CRISPR समझ गए। EPA क्या है, तो EPA है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये याद रखिएगा कब पारित हुआ था, 1986 में। SD1 और SD2 क्या है, तो ये है वो व्यवस्था जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस हद तक आप जीन को एडिट कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है SD1 और SD2। इसके बाद SDN3 भी होता है। SDN का फुल फॉर्म क्या होता है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, यानी किस हद तक आप उस जीन को एडिट कर रहे हैं ये पता चलेगा किससे, SD1 और SD2 और SD3। तो भारत जो है अभी 2 स्तर तक, SD1 और SD2 स्तर तक जीन को एडिट करने का अनुमति भारत सरकार ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के PM के रूप में किन्हें फिर से चुना गया है, यानी हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, विक्टर ओरबान, जैनोस अडर, मैटिअस मोराविएकी या अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इसका जो सही आंसर है वो है विक्टर ओरबान। ये फिगर चित्र में देख सकते हैं, यही है विक्टर ओरबान, और ये पहली बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1998 से लेकर के 2002 तक। वहाँ प्रेसिडेंशियल टाइप की व्यवस्था है, यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिस तरह की रूस में जो व्यवस्था आप देखते हैं या फिर जिस तरह से आप अमेरिका में व्यवस्था देखते हैं। तो पहली बार 1998 से 2002 तक, और दूसरा बार 2010 में बने, और 2010 से लेकर के लगातार अभी 4-4 साल का टर्म होता है। तो सोचिए 2010 से 14, 14 से 18 और 18 से 22, 3 बार तो ये 3 टर्म तो ये रह चुके हैं, और लगातार चौथी बार ये वहाँ के प्रधानमंत्री री इलेक्ट हुए हैं। ये एक तरह के ऑथोरिटेरियन है। ऑथोरिटेरियन मतलब अधिनायकवाद, यानी अपना ये दादागिरी अपने देश में चलाते हैं। फ्रीडम भले ही ये यूरोपियन कंट्रीज में गिनती आती है, वेस्टर्न कंट्रीज में गिनती आती है, पश्चिमी देशों में, लेकिन वहाँ फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम बहुत कम है। अपोजिशन को ये दबा के रखते हैं, ऊपर आने ही नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह हालात है जैसा कि आप रूस में देखते हैं, तो उसी तरह की का व्यक्तित्व इनका है, विक्टर ओरबान का। जैनोस अडर जो हैं वहाँ के यानी हंगरी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। मैटिअस मोराविएकी कौन है, तो ये अभी पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये काफ़ी चर्चा में हैं। आप मैप के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। अगर हंगरी को देखना हो तो आपको समझना होगा अभी जो एक देश काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन। तो ये रूस है, और ये देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, और यहाँ पे जो छोटा सा ब्लैक सी में जो देख रहे हैं इसी को क्रीमिया कहते हैं। तो क्रीमिया को तो रूस पहले ही लूट लिया, और उसके बाद अभी मास्को जो है यानी रूस अपने पश्चिमी छोर से यूक्रेन पे आक्रमण किया हुआ है। तो यही यूक्रेन के लोग जो हैं डर से, भय के कारण पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, स्लोवाकिया, हंगरी का भी जो सीमा जो है इससे अपना यूक्रेन के साथ मिलता है, जिस कारण से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जब वहाँ फंसे हुए थे तो ये सारे यूक्रेन से कहाँ जा रहे थे, पोलैंड, यूक्रेन से हंगरी आ रहे थे, और फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट की एयर इंडिया के माध्यम से ये अपना देश लाए जा रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हंगरी है। हंगरी का कौन कौन से कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से मिलता है सीमा, तो देख सकते हैं पोलैंड से मिलता है, बेलारूस नहीं,
यूक्रेन से मिलता है। रोमानिया की राजधानी पता है आपको बुखारेस्ट से मिलता है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से मिलता है। उसके बाद क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों से मिलती है। और एक चीज ध्यान देख सकते हैं कि जो हंगरी है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश है, यानी किसी भी तरफ से इसकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन है, तो इनका भी अभी खूब चर्चा में है। ये व्लादिमीर पुतिन का खूब साथ दे रहे हैं। जो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक किया है, ये कौन है, तो ये बेलारूस के तानाशाह हैं, बेलारूस के दादा हैं। बेलारूस को ये अपने मन से चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का मेजबानी कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2001 है, जबकि अभी ये चल रहा है 2022। तो ये क्या हुआ था 2021 में, आपको पता है तो शुरू तो ये जो कोरोना चल रहा है 2020 के मध्य से ही, लेकिन चूंकि 2021 में ज़्यादा पीक था तो सरकार उस समय ये पोस्टपोन कर दिया गया था, तो अभी इसको शेड्यूल किया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कौन सा जो राज्य है ये होस्ट कर रहा है, तो उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है कर्नाटका इसको होस्ट कर रहा है। तो कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है, बासवराज बोम्मई, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं टी.एस. गहलोत। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अभी जो उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, ये इसका जो है लोगो, इसका मैस्कोट लॉन्च किया गया। अभी जो वर्तमान में भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल और युवा मामले के जो मंत्रालय हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये कब से चलेगा और कब तक, तो 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक कर्नाटक में ये संपन्न कराया जाएगा। ये KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब शुरू हुआ था, तो 2020 में पहली बार शुरू हुआ था। और 2020 में जब शुरू हुआ था तो उस समय होस्ट कौन सा राज्य किया था, तो उड़ीसा के द्वारा ये होस्ट किया गया। और दूसरा 2021 वाला किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, कर्नाटका के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली स्टील स्लैग रोड निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, सूरत या फिर इंदौर। तो इसका जो सही आंसर वो है सूरत। सूरत में एक जगह है हजीरा, HAZIRA। ये हजीरा, ये जो जगह है यहाँ पे आर्सेलर मित्तल की जो कंपनी है, स्टील कंपनी है, वो पास में ही है, इसीलिए इस रोड को वहीं बनाया गया है। अब इसको रोड किससे बनाया गया है, स्टील स्लैग से बनाया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है स्टील स्लैग। देखिए, जब स्टील का निर्माण किया जाता है तो जो ओर होता है, ओर जो नेचुरल फॉर्म में जो पाए जाते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है। तो उस दौरान बहुत सारे वेस्ट का निर्माण होता है कोई भी चीज़ में। जैसे आप नाम सुने होंगे फ्लाई ऐश का, फ्लाई ऐश जो ये भी एक वेस्टेज है, ये भी एक जो है साइड प्रोडक्ट है, ये कोल इंडस्ट्री का साइड प्रोडक्ट है। तो सरकार इसका निर्माण, फ्लाई ऐश का जो उपयोग कर रही है कहाँ, कंक्रीट निर्माण में कर रही है। कंक्रीट में इसको एट ए सर्टेन % मिला दिया जा रहा है, जिस कारण से फ्लाई ऐश का मतलब जानते हैं, कोयला जलने के बाद जो बच जाता है उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं और एक बोझ के रूप में वो बना रहता है। तो उसका जो है सरकार इस्तेमाल कंक्रीट के रूप में, कंक्रीट बनाने में कर रही है। उसी तरह से स्टील के निर्माण में जो स्टील स्लैग बच जाता है, उसी का निर्माण अब सरकार जो है एक रिसर्च करने के बाद पहली बार सूरत के हजीरा के पास की है। ये जो है 6 लेन का एक रोड बनाया गया है, और ये 6 लेन का जो रोड बनाया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ड्रास्टिकली 30% कम है जो रेगुलर रोड बनाए जाते हैं उसके मुकाबले। उसके अलावे इस रोड की ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो नॉर्मल रोड के मुकाबले जो है ये ज़्यादा है। ये जो बनाया गया है, इसको एक कैंपेन है गवर्नमेंट की, वेस्ट टू वेल्थ क्लीन इंडिया कैंपेन, इसी के तहत जो है ये किया जा रहा है। इसके तहत सरकार क्या कर रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं, जैसे चीनी मिल में गन्ना जाता है, उसके बाद उसका जूस निकालने के उससे चीनी बन जाता है, लेकिन उसका जो
खो ही रह जाता है, उसका कोई इस्तेमाल नॉर्मल वे में नहीं है, तो उसका इस्तेमाल भी सरकार कर रही है। कहाँ? फूडर बनाने में, जो गाय भैंस जो जानवर हैं उनके चारा के रूप में बनाने का उसका सरकार जो है उस पर रिसर्च कर रही है और उसका कुछ इस्तेमाल हो भी रहा है। तो इसी सरकार की ये कैंपेन है वेस्ट टू वेल्थ क्लीन इंडिया कैंपेन। इससे जो सामान बर्बाद हो रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, उससे पहले नंबर तो वेल्थ जनरेट हो रहा है और दूसरा फायदा ये भी है कि जो साफ सफाई भी हो रही है। तो ये जो रोड का निर्माण कराया गया था, ये बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उसके सहयोग से, जैसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CRR यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, आर्सेलर मित्तल की जो स्टील कंपनी है उसके सहयोग से, और इसके अलावा इसमें जो थिंक टैंक काम की वो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन सबों के सहयोग से जो पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। हैदराबाद है तो हैदराबाद में भारत का पहला रॉक मेमोरियल का अभी कुछ दिन पहले, रॉक पार्क या फिर रॉक गार्डन कह सकते हैं, उसका जो है पहली बार अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया गया था। चेन्नई भारत का जो है पहला स्पॉन्ज सिटी बनेगा। स्पॉन्ज सिटी कहने का मतलब है कि जब एकाएक पानी आती है तो उससे शहर में क्या होता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिस कारण से इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि उस एक्सेस वाटर को सोख लिया जाए, उसी को स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इंदौर के बारे में आप जानते हैं, भारत का सबसे खूबसूरत और स्वच्छता रैंकिंग में 1 नंबर पे आने वाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण यानी कि ग्लोबल कोलाबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग का एक मीटिंग आयोजित किया गया था? वो कौन से शहर में आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, जनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? अभी न्यूयॉर्क में। ये अपने तरह का दूसरा मीटिंग है, पहली बार इसको 2021 में आयोजित किया गया था, क्योंकि आपको पता है 2020 में तो कोरोना ही आया था और 2021 तक कुछ जो है वैक्सीन डेवलप कर ली गई थी और उसके बाद से इसको लोगों को वैक्सीन जो है लगाया जा रहा है। तो किस तरह से वैक्सीन को अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जाए और हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसी टेक्नोलॉजी पे उस क्या जो है मोडस ऑपरेंडी हो सकता है, उसी पे इसमें बात किया जा रहा है। कहाँ हुआ ये मीटिंग? जेनेवा में हुआ। पूरे विश्व के 70 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है इसमें भाग लिए। भारत की तरफ से इसमें डॉक्टर NK अरोड़ा जो पार्टिसिपेट किए। ये डॉक्टर NK अरोड़ा कौन है? तो भारत में जो ग्रुप है जिसका नाम है NTAGI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जो सरकार को ये एडवाइस देती है कि वैक्सीन की इफिकेसी कितनी है, कौन से एज ग्रुप पे ये इफेक्टिव है, कितने डोज दिए जाएं। जैसे देखते हैं ना कि बूस्टर डोज दिया जा रहा है, पहले 1 डोज, उसके बाद 2 डोज में कितना अंतराल रखा जाए। तो ये सब जितने भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, इस पे जो एडवाइस सरकार को कौन देती है? तो यही संस्था देती है, NTAGI। इसी के हेड करते हैं कौन? डॉक्टर NK अरोड़ा। इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया इस वैश्विक मीटिंग जो कि जनेवा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ICC महिला ODI विश्व कप 2022 जीता? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2021 में संपन्न होने वाला ये ODI होना था, लेकिन कोरोना के कारण ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसिल जो है, या फिर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट जो है, इसका कहाँ है? आपका इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। तो इसके द्वारा ये पोस्टपोन कर दिया गया और अभी हाल ही में ये 3 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। और इसमें कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा कर जीता?
तो वो इंग्लैंड। और ये जो विश्व कप कहाँ हो रहा था, तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा था। ये तीनों फैक्ट याद रखिए। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? इंग्लैंड। कहाँ हो रहा था? न्यूजीलैंड। ये जो विश्व कप था ये विमेन वर्ल्ड कप का, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का 12th एडिशन था, यानी 12वां एडिशन था। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ये 7वीं बार, यानी 12 में से 7 बार जो चैंपियन रहा है। कौन? ऑस्ट्रेलिया रहा है। इस बार जो वर्ल्ड कप 2022 में भी संपन्न हुआ, टोटल 8 टीमें खेली और इसमें इस टूर्नामेंट के दौरान टोटल जो है 31 मैच खेला गया। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस मनाया जाता है। क्या मकसद होता है? तो माइंस का मतलब यहाँ पे पार्टिकुलरली जो कोल माइंस होते हैं वो कोल माइंस को लेकर के, हालांकि इसमें और जितने भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, और मिनरल जो हैं नेचुरल फॉर्म में तो मिलते नहीं हैं। मिनरल मीन्स खनिज। खनिज बोले तो जैसे आपका सोडियम या फिर जो जितने भी मेटल्स हो गए, चाहे आयरन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में तो मिलते नहीं। ये किस में मिलते हैं? ओर में। ओर को हिंदी में कहते हैं अयस्क, और उसको कहीं ना कहीं पहाड़ से निकाला जाता है, जमीन के अंदर खोद करके निकाला जाता है, तो उसी को माइंस कहते हैं। तो ये जो पार्टिकुलरली ये सबसे ज्यादा जो दुर्घटना होता है वो कोल माइंस में होता है। आप सुने होंगे नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय वगैरह में एक जो प्रचलित जो विधि है उसको रैट माइनिंग कहा जाता है। रैट माइनिंग का मतलब एक बिल जैसा पूरा खोह, बहुत लंबा लंबा जो है खोह बना दिया जाता है, और वो जो मैनुअली आदमी उस खोह में बड़े दूर दूर तक जाते हैं और कोयला अंदर से निकाल करके, अंदर से ले करके, और मैनुअली ही उसी होल के माध्यम से जो है वापस उसको जो है कोयला का खनन करते हैं और वापस लाते हैं। इस कारण से कभी कभी क्या होता है ना कि नीचे तो आप बना दिए, जो टनल बना दिए, और ऊपर से एकाएक धंस गया तो अंदर लोग जो है मर जाते हैं। उनका फिर कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर तो ऊपर में रहता है, नीचे मजदूर रहता है, उसका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं रहता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि सरकार जो है अवेयर हो, जो ये जो कोल एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है वहाँ पे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और कम से कम जो है लेबर इंटेंसिव इसको बनाया जाए। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अप्रैल तो ऊपर में हम लोग पढ़ लिए, नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में आज ही के दिन मनाते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग पढ़े थे उत्कल दिवस, यानी उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अपने वर्तमान स्वरूप में गठित कर लिया गया था। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक तरह का डिजीज है। ऑटिज्म को हिंदी में कहते हैं स्वलीनता। उसमें व्यक्ति जो है सोशल नहीं रह जाता है, अपने आप में जो है वो विलुप्त हो जाता है, अपने आप में लिप्त हो जाता है, विलुप्त नहीं, लिप्त हो जाता है। किसी से बात नहीं करना, कहीं किसी के साथ मिलना नहीं, तो उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।